हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। ये हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड एनसीईआरटी है, क्लास 12th की। एनसीईआरटी का नाम है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जैसा आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, तो यूएसएसआर हम डिस्कस कर चुके हैं। यूएसएसआर और रशिया एक ही मानिए। और हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम तीन मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दोस्तों। यूरोपियन यूनियन, फिर एशियान, राइट, एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फिर तीसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाइना के बारे में, राइट। तो ये आप फोटो भी जैसे देख सकते हैं, ये चाइना ओल्ड, ये चाइना नया। द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये चाइना कह रहा था कुछ टाइम पहले। ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। द टू इमेजेस हियर रिप्रेजेंट टू फेसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ चाइना। तो दो फेसेस के बारे में बताती है दोस्तों ये हमें। रेड पोस्टर, ये जो ऊपर है, रेड पोस्टर जनरली कम्युनिज्म से एसोसिएटेड होता है, इसीलिए उनके फ्लैग्स भी लाल रंग के होते हैं। द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, रिप्रेजेंट्स द आइडियोलॉजी दैट गाइडेड चाइना ड्यूरिंग इट्स अर्ली फेज आफ्टर द रेवोल्यूशन। तो चाइना ने सोशलिज्म अच्छे से अपनाया। कम्युनिज्म या सोशलिज्म, आप जो भी कहना चाहो, कम्युनिज्म इज अ बेटर वर्ड। ठीक है। और मतलब ऑथोरिटेरियन चीजें थी, एक ही पार्टी रहेगी, राइट। और सब चीजें मतलब ऐसा रहेगी कि एज पर योर नीड। ठीक है ना, एज पर योर एबिलिटी नहीं, एज पर योर नीड चीजें मिलेंगी। और पीजेंट्स थे ज्यादातर चाइना में, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट देने की सरकार ने ट्राई करी थी, राइट। ये चाइना ने शुरू करी थी। और यही माओ की फिलॉसफी थी, माओ। ठीक है ना, माओ नाम आपने सुना ही होगा, MAO। ठीक है, इसीलिए माओइस्ट वर्ड यहीं से आया है। माओइस्ट आपने सुने होंगे ना, काफी लोग उनको टेररिस्ट बोलते हैं इंडिया में। माओइस्ट मतलब जो माओ की फिलोसफी फॉलो करते हैं कि कम्युनिज्म लाओ, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है सही तरीके से करो। वो बेसिक फिलोसफी है माओइस्ट लोगों की। ठीक है। बाकी उन्होंने हथियार उठा लिए तो टेररिस्ट बन गए। ठीक है, ये एक चीज हुई जो चाइना के अर्ली ईयर्स में रहा था। माओ काफी टाइम तक उनके रहे थे हेड। द फोटोग्राफ बिलो इज दैट ऑफ सिटी ऑफ शंघाई, द सिंबल ऑफ चाइनाज न्यू इकोनॉमिक पावर। फिर उनकी इकोनॉमी ओपन कर दी। इकोनॉमी ओपन करने से मतलब है दोस्तों कि लिबरलाइज कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, ग्लोबलाइज कर दिया, जो फिलोसफी इंडिया ने भी फॉलो करी थी 1991-1992 में। इसका मतलब है कि कस्टम ड्यूटीज हटा दी, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड पे कस्टम ड्यूटीज। सेकंड चीज ये करी, प्राइवेट सेक्टर को जो इन्वेस्ट करना है वो कर सकता है, प्रॉफिट जो है वो आप ले सकते हो, राइट। वही बेसिक चीज है, LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमी ओपन करने में क्या हुआ, चाइना की बहुत तेजी से ग्रोथ हुई, बहुत ज्यादा तेजी से, एक्सपोनेंशियल दोस्तों, बहुत तेज, है ना। मतलब यहाँ पे ग्राफ से बताना बेटर रहेगा। तो ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ऐसी ग्रोथ किसी और कंट्री की देखी नहीं गई थी। कह सकते हो आप कि ग्लोबल रिसेशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की ऐसे हुई थी, या सिविल वॉर के बाद ऐसी हुई थी। मतलब अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, है ना, जबरदस्त ग्रोथ चाइना की हुई। और ये बड़े बड़े टावर्स खड़े हो गए, शंघाई तो एक इंटरनेशनल सिटी बन गया। ओवरव्यू पढ़ लेते हैं यहाँ पे। आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन द अर्ली 1990s, it became clear that alternative centers of political economic power could limit America's dominance. तो बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हुआ। बाइपोलर का मतलब है दो पोल, एक था USSR, दूसरा था यूनाइटेड स्टेट्स, एक ही पोल रह गया USA। और ये भी क्लियर हो गया था कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर निकलेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सिर्फ मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिक भी है। ठीक है, इकोनॉमिक, इसलिए एशियन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। एशियन में भी पॉलिटिकली या मिलिट्री वाइज कुछ है नहीं, लेकिन इकोनॉमिकली सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया काफी स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं दोस्तों। 10, इन यूरोप, द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप के मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज, सारे कंट्रीज अभी नहीं आते, मेजोरिटी आते हैं। इन एशिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये 10 नेशंस को मिलाकर है। एशियन के अंदर अंदर कौन से 10 नेशंस आते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो। हैव इमर्ज्ड एज फोर्सेस टू रेकन विद। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग रीजनल ग्रुपिंग्स। While evolving regional solutions to their historical enmities and weaknesses,
Both the EU and ASEAN have developed alternative institutions and conventions that build a more peaceful and cooperative regional order and have transformed the countries in the region into prosperous economies. बेसिक आइडिया जो वर्ल्ड में समझ में आया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो ये है कि अगर हमारे इकोनॉमी रिश्ते अच्छे हो ना, ट्रेड वेड अच्छा हो, इकोनॉमिक रिश्ते अच्छे हो अगर हमारे, तो हमारे में फाइट वगैरह होती नहीं है। ये समझा आप। इसका एग्जांपल खुद देख लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जिससे आपका बहुत अच्छा इकोनॉमिक रिश्ता है, आप पैसे वैसे लेते रहते हो, या आप उससे कुछ ना कुछ ट्रेड करते हो, या कोई ऐसा शॉपकीपर भी है, तो आप उससे रिश्ते दोस्तों आप अपने अच्छे रखोगे। काम का बंदा है ना, आपका भी फायदा हो रहा है, उसका भी फायदा हो रहा है, उससे आप लड़ाई नहीं करोगे। लेकिन एक और बंदा है जिससे आपका कुछ है ही नहीं, कोई व्यापार मतलब कुछ नहीं करते, मतलब शॉपकीपर ही मान लो, दो शॉपकीपर हैं, एक शॉपकीपर के पास आप जाते हो, सैलून मान लो है ना, दो सैलून है, एक सैलून के पास आप जाते हो तो आप उससे अपने रिश्ते अच्छे रखोगे। दूसरा सैलून वाला है, उसके पास आप जाते ही नहीं, तो आपका कोई इकोनॉमिक वो है ही नहीं रिलेशन। एक दिन आपकी कुछ कहा सुनी हो गई तो सेकंड वाले से आपने अच्छी खासी लड़ाई कर ली, लेकिन पहले वाले से अगर कोई कहा सुनी होगी तब भी अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, मतलब लड़ाई नहीं होगी। तो ये दुनिया में समझा गया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि नेशंस के बीच में अगर इकोनॉमिक रिश्ते अच्छे हैं तो वो स्ट्रांग रहेंगे। यही इंडिया पाकिस्तान ने भी करने की कोशिश करी थी सार्क के थ्रू, लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाया। आई थिंक दोनों देशों ने थोड़ी इमेच्योरिटी दिखाई, स्पेशली पाकिस्तान ने। और जब भी कोई रिश्ते अच्छे होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो उसके बाद नई चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इंडिया पाकिस्तान में भी हो, अदरवाइज अगर ट्रेड है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड हो सकती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो दोनों नेशंस के लिए काफी बढ़िया रहेगी। और इससे हमारे मिलिट्री और पॉलिटिकल रिश्ते भी शांत हो जाएंगे। पर दोनों नेशन करना नहीं चाहते, पॉलिटिकल है ना। हम इंडिया में पाकिस्तान गाते रहते हैं, पाकिस्तान में वो इंडिया गाते रहते हैं, इलेक्शंस वगैरह में फायदा होता रहता है, ये वो है ना। तो वो पॉलिटिशियंस बेनिफिट देखते ही नहीं है। लेकिन जहाँ मैच्योर सोसाइटीज है ना, जैसे ईयू एंड एशियन काफी मैच्योर है दोस्तों, आप एशियन भी मैच्योर समझिए, ठीक है। वहां पे उन्होंने देखा है कि हमें पीसफुल और कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर रखना है, और हमें अपनी इकोनॉमी फोकस रखनी है, मतलब सुख शांति बनाए रखो, इकोनॉमी पे फोकस करो, ये इनका चीजें हैं। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि वाइल इवॉल्विंग रीजनल सॉल्यूशंस टू देयर हिस्टोरिकल एनमिटीज एंड वीकनेसेस, उनमें भी दोस्तों काफी लड़ाई थी। इंग्लैंड फ्रांस में कितनी लड़ाई थी, जर्मनी ने तो इन सब की कितनी पिटाई करी कुछ ही साल पहले, लेकिन तब भी बिल्कुल अभी देखो कितने स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, रिश्ते हैं, है ना। तो ये सब पुरानी बातें भूल गए, और ईयू और एशियान दोनों के दोनों ने ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन और कन्वेंशन बनाए कि हम पीसफुल रहेंगे और रीजनल ऑर्डर मेंटेन करेंगे और अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये ईयू और एशियान के केसेस हैं। अब चाइना थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना हैज मेड अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चाइना तो बहुत ही तेजी से राइज कर रहा है, और बिल्कुल ही कह सकते हो सेकंड पावर, अगर कोई यूएसए को चैलेंज कर सकता है वो चाइना है, हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। इन दिस चैप्टर वी टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर एंड असेस देयर पॉसिबल रोल इन द फ्यूचर। तो यही हमारा चैप्टर का दोस्तों कर्तव्य रहेगा यहाँ पे, कि हम तीनों पे फोकस करेंगे, ईयू, चाइना और एशियन। अच्छे खासे टॉपिक है, सॉलिड टॉपिक है, और बुक में काफी अच्छा लिखा हुआ है, जो आपके नोट्स में भी इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो बने रहे हमारे साथ। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हो। थैंक यू।